हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोमरफील्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके फिर टर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग डिफरेंट स्टेट के लिए n=1 के लिए, n=2 के लिए, ठीक है, फिर ये टर्म डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, फिर सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर n=3 के लिए सेपरेशन डेल्टा टी यानी टर्म वैल्यू कैलकुलेट करके फिर सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे। और जो सबसे मेन है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइंस ऑफ द बर्नर सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोमरफील्ड मॉडल। ठीक है, तो इतना काम करने वाले हैं इसमें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले रिलेटिविस्टिक करेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया सोमरफील्ड ने। तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन इंट्रोड्यूस उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन करेगा। लेकिन अगर सोमरफील्ड की बात करें, सोमरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में भी मोशन करेगा और इलिप्टिक ऑर्बिट में भी मोशन कर सकता है। ठीक, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर ऑर्बिट में भी हो सकता है, एलिप्टिक ऑर्बिट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है NH/2π, केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसमें NH/2π के बराबर होगा। उसी तरीके से इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए जो कि सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है, उस केस में सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स एंड सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स का जो ये रेशियो है ये बराबर होना चाहिए इंटीजर के रेशियो के। इस केस में एनर्जी हमारे पास होती है -13.6 अपान एन स्क्वायर Z² अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेम एनर्जी भले आप इलिप्टिक ऑर्बिट में ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उस केस में भी कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगी। ठीक है, सेम ही एनर्जी आ रही। तो इसको बोला जाता है डीजेनरेसी। डिफरेंट ऑर्बिट है, चाहे सर्कुलर हो, 1 सेकेंड, चाहे ये ऑर्बिट हो चाहे ये ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन चाहे सोमरफील्ड मॉडल के हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है चाहे इलिप्टिक ऑर्बिट मूव कर रहा है, तो दोनों केस में एनर्जी सेम है, जो कि एक वियर्ड चीज़ है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी दूसरी होगी और इलिप्टिक ऑर्बिट में एनर्जी दूसरी होगी। तो इस डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया। रिलेटिविस्टिक करेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का क्या कैसे मतलब इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक, तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि यहाँ पे एटम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी चाल से घूम रहा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इस वजह से होगा क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जहाँ से डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कम है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिनिमम होगी। ये मैक्सिमम होगी स्पीड यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम होगी स्पीड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पेरीहीलियम, एक्सक्यूज मी, और इस पॉइंट को बोला जाता है अपेहीलियन। ठीक, तो ये पेरीहीलियन की स्पीड मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन की और मिनिमम होगी। तो कितनी मैक्सिमम होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻² स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले रहे हैं इसमें एक करेक्शन आएगा। इसकी वजह से करेक्शन आएगा, रिलेटिविस्टिक करेक्शन आएगा, नहीं रिलेटिविटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे Sommerfeld removed the degeneracy in total energy of electron moving in different k orbits for a given n by introducing the relativistic variation of mass of electron per innermost orbit v/c, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा और स्पीड ऑफ लाइट का जो वेलोसिटी होगा उनमें रेशियो कितना होगा, 10⁻⁻2 यानी 0.01 के आसपास। The relativistic correction contributes to the total energy of the order of 10⁻⁴ order का। But
बट इट एक्सप्लेन्स द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो अब ये जो टर्म इन्होंने कॉइन किया है फाइन स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? इन्होंने नहीं, इससे पहले ही कॉइन हो चुका था। तो फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल में अगर हम बात करें तो ये एनर्जी लेवल होता है इस तरीके से, ठीक है, n बराबर 1 2 3 4। तो अगर आप हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखोगे तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिटेड है, ये एक एनर्जी लेवल नहीं, इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल डिफरेंस पे एनर्जी लेवल है, इसमें भी बहुत स्मॉल स्मॉल डिफरेंस पे एनर्जी लेवल है, इसमें भी बहुत स्मॉल स्मॉल डिफरेंस पे बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल से n बराबर 4 पे। ओके, तो इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर हाई रेजोल्यूशन। जब हम सी करें अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर तो उसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली जो डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट एनर्जी होगी वो भी एक फाइन स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? द रिलेटिविस्टिक करेक्शन। द रिलेटिविस्टिक करेक्शन सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया। द रिलेटिविस्टिक करेक्शन डिपेंड्स अपॉन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मैक्सिमम एट पेरीहीलियन एंड, है ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम एट पेरीहीलियन एंड मिनिमम एट अपेहीलियन अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट ये जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है इलेक्ट्रॉन की स्पीड की वजह से वो कितना है? डायरेक्ट इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड द टोटल एनर्जी टेकिंग इफेक्ट ऑफ रिलेटिविटी कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, मतलब जो आपके पास -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो प्लस रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से ये टर्म आएगा, और प्लस ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो E बराबर -r इन्फिनिटी रिडबर्ग कांस्टेंट, z स्क्वायर जेड एटॉमिक नंबर है, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, n क्या है स्टेट, 1 प्लस जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे एक न्यू टर्म आया अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपान 137। 1 अपान 137 यह है अल्फा की वैल्यू, क्या होती है? 1 अपान 137। ओके, सो ये ई आ गया हमारे पास, इतना डायरेक्ट फार्मूला है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी एन के अलावा, एन है लेकिन के भी है। अब हमारे पास जो डिजनरेसी थी, डिफरेंट के के लिए सेम एनर्जी होगी क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही थी एन पे। अब रिलेटिविस्टिक करेक्शन लेने की वजह से एनर्जी आपका एन पे भी डिपेंड करेगी और के पे भी डिपेंड करेगी। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी डिफरेंट ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, फिर ये इलिप्टिक ऑर्बिट हो गया, फिर ये एक इलिप्टिक ऑर्बिट हो गया, फिर ये एक इलिप्टिक ऑर्बिट हो गया। तो ये जो 4-5 ऑर्बिट हैं इन सभी के लिए एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी क्योंकि सभी ऑर्बिट के लिए के का मान डिफरेंट है। तो जब के का मान डिफरेंट है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू क्या होती है? बेसिकली टी बराबर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई माइनस एच सी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई माइनस एच सी। तो ये टोटल एनर्जी है, इसको डिवाइड कर देंगे माइनस एच सी से। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ एच सी है गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा पूरा इतना, है ना, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर और ये ब्रैकेट। ओके, तो ये अंदर जाएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वाला टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आर इन्फिनिटी जेड टू द पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4 एन। ये जो टर्म है ये वाला, ये तो बोर में जो हम लोगों ने निकाला था वही टर्म है ना, टर्म वैल्यू जो बोर ऑर्बिट में निकाले थे। रिलेटिविस्टिक करेक्शन कौन सा है? रिलेटिविस्टिक करेक्शन है ये जो टर्म है यही आपका क्या है? रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो मान लेते हैं ये टर्म को हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी से जब डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा ये पूरा टर्म आर इन्फिनिटी जेड 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, आर इन्फिनिटी जेड 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4 एन, 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4 एन। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जेड बराबर 1, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर, ये सब रख के कैलकुलेट कर लेंगे। और एन, तो आर इन्फिनिटी क्या है? कांस्टेंट है। जेड क्या है? कौन सा एटम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अल्फा की वैल्यू पता है, आर इन्फिनिटी का मान कितना होता है? 1.09737 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर।
2 हो गया, और अल्फा की वैल्यू होगी 1/137। तो रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें किसकी ज़रूरत है? एन की ज़रूरत है और के की ज़रूरत है। एन अगर हमें पता चल जाए और के हमें पता चल जाए तो हम ये डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे तो z बराबर 1 हो गया, तो ये पूरा कांस्टेंट हमें पता ही है। तो n बराबर 1, अब इसमें ये क्या है, k क्या है, n क्या है? n है आपके पास, 1 सेकेंड, n जो है वो है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और k हो सकता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे बोलते हैं 1 2 3 n तक, 1 से लेकर के n तक हो सकता है। k को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर n बराबर 1 हो गया तो k 1 से n मतलब k बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए k बराबर 1। n बराबर 2 अगर हो गया तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक यानी 1 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर n बराबर 3 हो गया तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। ओके, ठीक। तो ये वैल्यूज हो गई आपकी डिफरेंट डिफरेंट n के लिए, डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यूज। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं ये n हो गया, ये k वाला कॉलम हो गया, डेल्टा t हो गया, और ये सेपरेशन हो गया, सेपरेशन बिटवीन k लेवल्स। ओके, सो n बराबर 1 की अगर हम बात करें तो n बराबर 1 पे हमारे पास k कितना होगा, 1 होगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिया जाएगा डेल्टा टी, ये बेसिकली सेंटीमीटर इनवर्स में है। 1 सेकेंड, सो डेल्टा टी आपके पास है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। सो n बराबर 1 के लिए k बराबर 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये बस n और k की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ओके। n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए जब निकालेंगे तो k की दो वैल्यूज होगी, एक होगी 1 एक होगी 2। तो n बराबर 2 k बराबर 2 रखेंगे इस इक्वेशन में डेल्टा t में, तो आ जाएगा 0.091। कितना आ जाएगा, 0.091। फिर अगर हम n बराबर 2 रख दें, k बराबर 1 रख दें इस इक्वेशन में, तो n हमारे पास डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी 0.456। तो इसका सेपरेशन, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इसका तो सेपरेशन यही होगा। लेकिन इसका जो सेपरेशन है इस वाले टर्म से अगर घटा दें तो हमारे पास इन दोनों एनर्जी लेवल्स का यानी k बराबर 2 और k बराबर 1 का सेपरेशन आ गया 0.365। ठीक, एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, n बराबर 3 k बराबर और डेल्टा टी और सेपरेशन है। n बराबर 3 के लिए k हो जाएगा 1 2 और 3। तो अगर n बराबर 3 k बराबर 3 डेल्टा टी में रखेंगे तो आ जाएगा 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और n बराबर 3 k बराबर 2 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, और n बराबर 3 और k बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 0.162। तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स में अगर हम सेपरेशन देखें तो कितने का आएगा, 0 पॉइंट, इसको बस इसमें से घटा देंगे तो घटाएंगे तो आ जाएगा 0.036 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर इसको इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 0.108। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n बराबर 3, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 के लिए सेपरेशन और डेल्टा t की वैल्यू। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। सबसे पहले एच अल्फा लाइन होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो एच अल्फा लाइन चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, यस इट इज़ हियर। तो एच अल्फा लाइन क्या होता है, एच अल्फा लाइन ये बामर सीरीज की पहली लाइन है। तो अगर हमें याद हो तो ये हमारा n बराबर 1, ये n बराबर 2, n बराबर 3, थोड़ा सेपरेशन और कम बना देते हैं, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 n बराबर 1 2 3, n बराबर 3 4 5 6। तो अगर सारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आएगा, जितना भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है अगर n बराबर 1 में आ रहा है तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक है, और सारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर, क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर है नीचे तो आएगा ही आएगा, सारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 में आ रहा है, ओके 3 से 2 में आए, 1 सेकेंड, तो 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में आए, तो अगर n बराबर 2 में आ रहा है तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज हो गया, तो बामर सीरीज की जो पहली लाइन यानी n
n बराबर 3 से n बराबर 2 में इसी सीरीज को बोलते हैं H अल्फा लाइन। इसको क्या बोलते हैं? H अल्फा लाइन। सो n बराबर 3 एनर्जी लेवल हो गया, n बराबर 2 एनर्जी लेवल, ये आपके पास है H अल्फा लाइन। तो यहाँ पे अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल में देखें या बोर एनर्जी लेवल में देखें तो सिंगल लाइन हमें मिलनी चाहिए। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये एक फोटोन जनरेट करेगा या एक फोटोन रेडिएट करेगा। इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में एक लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो ये एक लाइन ना होकर के टोटल 5 लाइन मिलती है, बहुत फाइन 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 लाइन मिलेगी हमें, एक लाइन नहीं मिलती है एक्सपेरिमेंटली। तो ये बोर के हिसाब से एक लाइन मिलनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली हमें 5 लाइन्स मिलती हैं। इसी को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन्स, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ सोमरफील्ड, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो H अल्फा लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने पुराने स्लाइड पे। तो n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 2, यहाँ से H अल्फा लाइन हो गया। तो n बराबर 2 एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो ये एनर्जी लेवल हो गया n बराबर 2। तो k की कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होंगी, एक होगी 1 k बराबर 1 और एक होगी k बराबर 2, राइट। k बराबर 1 और k बराबर 2। फिर n बराबर 3 के लिए कितनी एनर्जी लेवल होगी, यानी k का कितना मान होगा? 1 2 3, k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3, ठीक है। तो अभी हमने डेल्टा टी कैलकुलेट किया था, बेसिकली एनर्जी सेपरेशन। तो अगर हम देखें, अगर k बराबर 1 और n बराबर 2, k बराबर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, ये है ना, ये हमने डिस्कस किया। सो n बराबर 2 के लिए k बराबर 2 अगर है तो एनर्जी कितनी आएगी? 0.091। तो ये हो गया 0.091, ये k बराबर 2 हो गया, ये डिफरेंस हो गया मान लेते हैं। तो ये एनर्जी सेपरेशन कितनी होगी? 0.091। k बराबर 2 और k बराबर 1 के बीच में एनर्जी सेपरेशन कितनी है? k बराबर 2 k बराबर 1 के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है वो है 0.365 और एनर्जी लेवल कितना है? 0.456। तो सेपरेशन की बात हम कर रहे हैं तो ये सेपरेशन आ गया 0.365, ठीक। तो ये हो गया n बराबर 2 का एनर्जी सेपरेशन। n बराबर 3 की अगर हम बात करें, यानी ये एनर्जी लेवल, तो ये कितने में टूटेगा? 3 एनर्जी लेवल में, k बराबर 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया n बराबर 3। तो k बराबर 3 2 1, तो 1 और 2 एनर्जी लेवल में कितने का डिफरेंस है? ये है 0.108। कितने का है? 0.108। ये k बराबर 1 और 2 एनर्जी लेवल में, ठीक है। 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 0.108। 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 0.036। तो 0.036 और सबसे अपर लेवल का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.018। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से इसका जो सेपरेशन है वो कितना है? 0.018। तो ये हमने बेसिकली एनर्जी लेवल से ड्रॉ कर लिए और एनर्जी लेवल से ड्रॉ करने के बाद उनका सेपरेशन हमने देख लिया। तो अब ये क्या है? बेसिकली एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड लेवल में गया। अब यहाँ से सिंपल ये ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटोन निकलता, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन मिलती, राइट। तो एक लाइन जब मिलती तो अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो आंसर है ये कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में से किस में जाएगा? तो वो डिसाइड करेगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होगा? डेल्टा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। डेल्टा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जैसे ये k बराबर 1 एनर्जी लेवल हो गया, ये k बराबर 2 एनर्जी लेवल हो गया, ये k बराबर 2, ये k बराबर 1, k बराबर 3, k बराबर 1 एंड 2। तो अगर हम ये पकड़े k बराबर 1, यहाँ k की वैल्यू कितनी है? 1 है। और 1 से क्या 1 में ट्रांजिशन हो सकता है? घटाओ, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ से 1 में से 1 में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से। 1 में 2 में ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि एनर्जी जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो इसमें से इस वाले एनर्जी लेवल में होगा। ओके, सो 1 से 2 में तो ट्रांजिशन होगा क्योंकि 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो एक ट्रांजिशन हमारे पास ये हो जाएगा। फिर हमारे पास k बराबर 2 पकड़ते हैं। तो k बराबर 2 अगर हम देखें, k बराबर 2 में हमारे पास क्या होगा?
के बराबर 2 में कहाँ से कहाँ होगा, के बराबर 2 है तो सबसे पहले 2 से 2 में क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 से 1 में पॉसिबल है, क्योंकि 2 और 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब डेल्टा के बराबर +1 आ रहा है। तो एक ट्रांजिशन यहाँ से पॉसिबल है, के बराबर 2 से के बराबर 1। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन हमने देख लिया, इसका ट्रांजिशन देख लिया इलेक्ट्रॉन का। अब बचा के बराबर 3। तो के बराबर 3 अगर देखें तो के बराबर 3 कहाँ जा सकता है, के बराबर 3 आपका जा सकता है, अगर हम देखें तो के बराबर 3 2 में अगर जाए तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1, तो इसका मतलब एक ट्रांजिशन यहाँ से पॉसिबल है। दूसरा, अगर हम 3 से 1 में देखें तो क्या 3 से 1 में पॉसिबल है, आंसर है नहीं, क्योंकि 3 में से एक जाएगा 2 आएगा, डेल्टा के आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे डेल्टा के बराबर है +-1। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंट ट्रांजिशन। तो टोटल कितने ट्रांजिशन मिलेंगी, बोर एटॉमिक मॉडल में 1 मिला, सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमें 3 लाइन मिली, 1 2 3। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एनर्जी लेवल का नाम हमने दे दिया, के बराबर 2 को ए बी, और ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये थर्ड एनर्जी लेवल से ए में ट्रांजिशन है तो इसको हमने नाम दे दिया थर्ड ए, और ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल से ए में ट्रांजिशन है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ए, और ये सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट बी में ट्रांजिशन है तो इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड बी। तो ये हो गया। तो क्या ये सोमरफील्ड मॉडल जो हमने डिस्कस किया फाइन स्ट्रक्चर सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन से, तो क्या ये एक्सपेरिमेंटली डेटा से मैच करता है, आंसर है नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 और लाइन्स मिलती हैं, जो कि है ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, सेकेंड ए, और ये लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, थर्ड बी। तो सेकेंड ए कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा सेकेंड डे। तो सेकेंड डे तो पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्शन रूल के हिसाब से, यानी सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन के हिसाब से, के बराबर 2 से 2 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको सेकेंड डे नहीं मिला है इसमें, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये मिलता है। और दूसरा हमारे पास है थर्ड ए, थर्ड बी, ये वाला दूसरा देखो एक्सपेरिमेंटली ये वाला थर्ड बी। तो थर्ड बी का मतलब है तीसरे एनर्जी लेवल से बी में ट्रांजिशन, तो तीसरे एनर्जी लेवल से बी में ट्रांजिशन, तो यानी 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, ये तो अलाउ ही नहीं है रिलेटिविस्टिक करेक्शन में। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल लाइन मिल रही है एच अल्फा लाइन्स की, जिसको हम फाइन लाइन्स बोलेंगे या फाइन स्ट्रक्चर लाइन्स बोलें, इसको सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं कर पाए यूजिंग इट्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो ये कैसे एक्सप्लेन होती है, बाई इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, या वेक्टर मॉडल ऑफ एटम जब आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तब आप इसको एक्सप्लेन कर पाते हो। ये टोटल 5 लाइन जो एच अल्फा लाइन्स की मिल रही है वो है ना। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया रिलेटिविस्टिक करेक्शन एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन्स ऑफ बामर सीरीज।